नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। दिल्ली बम धमाके के बाद से एक्शन लगातार जारी है। 10 दिन में 20 नाम सामने आ चुके हैं जो धमाके वाली साजिश में शामिल थे। एक तरफ एक्शन तेज है तो दूसरी तरफ अब इसका सियासी साइड इफेक्ट दिखना भी शुरू हो गया है। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी हैं जिन्होंने आतंकी डॉक्टर उमर की तरफ से फिदायीन हमले को लेकर बनाए गए वीडियो पर रिएक्ट किया। ओवैसी ने साफ शब्दों में सुसाइड बॉम्बिंग को गुनाह करार दिया। ओवैसी ने कहा कि बम बांधकर फट जाना शहादत नहीं होती बल्कि ये एक संगीन जुर्म है। जब दिल्ली ब्लास्ट के बाद कई ऐसे लोग भी हैं जो जांच एजेंसियों के एक्शन पर दबी जुबान में सवाल उठा रहे थे। कई ऐसे लोग हैं जो आतंकियों के परिवार वालों से सिंपैथी जता रहे थे। उनके लिए ओवैसी का ये बयान करारा जवाब है। दूसरी तरफ डॉक्टर मॉड्यूल के तार अब कश्मीर से जुड़े तो जम्मू कश्मीर से भी सियासी आवाजें सुनाई देने लगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कुछ लोगों की वजह से ये छवि बन रही है कि हम सब इसके जिम्मेदार हैं। ये कहना दुखद है लेकिन ये सच है। उमर अब्दुल्ला का दावा है कि जम्मू कश्मीर नंबर की कार लेकर सूबे से बाहर जाने पर मुश्किलें होने लगी हैं, इसीलिए कश्मीरियों के लिए उनके सूबे में ही सारी व्यवस्थाएं सरकार को कर देनी चाहिए। ऐसे में सवाल है कि दिल्ली दहली तो अब सियासत क्यों उबली। आज इसी पर करेंगे मुकाबला। पहले आपको सुनाते हैं असदुद्दीन ओवैसी और उमर अब्दुल्ला का बयान। दिल्ली में जो हुआ, चंद लोग उसके लिए जिम्मेदार, लेकिन एक ऐसा तासुर पैदा करने की कोशिश की गई कि इसमें हम सब जो है कसूरवार हैं, हम सब इसमें मिले हुए हैं। आज तो ना दिल्ली में जम्मू कश्मीर के रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी चलाना भी एक जुर्म के तौर पर समझा जाता है। मैं खुद अपनी गाड़ी, जब मेरे पास अपने ज्यादा सिक्योरिटी वाले नहीं होते, मैं खुद सोचता ना मैं गाड़ी निकालूं या ना निकालूं। पता नहीं कौन साइड करके रोकेगा, पूछेगा ना आप हो कहां से, क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्यों आए हो। ये सुसाइड बॉम्बिंग, मार्टियरडम, अंग्रेजी का लफ्ज माने शहीद का दर्जा मिलता है। और दूसरा उसने कहा कि मिसअंडरस्टूड, गलत फहमी। हमारा मानना यह है कि ये जुर्म है, कानूनन सबसे बड़ा संगीन जुर्म है। देश के कानून के खिलाफ किसी की जान लेना, ये दहशतगर्दी की बेहतरीन मिसाल है, इनकी हैवानियत की मिसाल है। और ये कोई शहादत नहीं है, ना इसमें कोई गलत फहमी है। ये इस्लाम इस तरह की हरकतों को हराम करार देता है और जितने भी इस्लामिक मकतब फ़िक्र के जिम्मेदार हैं, उलमा हैं, सब आपको ये कहेंगे कि ये संगीन जुर्म है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। एक तरफ इस पर सियासत का एक चेहरा देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार आरोपियों की एनआईए रिमांड मिल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट में आरोपियों की पेशी हुई थी। एनआईए ने चारों मुख्य आरोपियों को रिमांड पर लिया है। श्रीनगर से आज चारों को अरेस्ट किया गया था। डॉक्टर शाहीन, आदिल, इरफान गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा एनआईए ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो ये जो पूरा डॉक्टर मॉड्यूल है, ये किस तरीके से काम किया करता था, कौन कौन इनके मददगार हैं, इसको लेकर लगातार एनआईए गिरफ्तारी कर रही है। और जो इसके आरोपी हैं, चाहे डॉक्टर शाहीन हो, डॉक्टर मुजम्मिल हो, डॉक्टर अदील हो, दानिश हो, इन सबको कोर्ट में पेश करके इनकी रिमांड मांगी जा रही है और इनसे पूछताछ की जा रही है। इनसे ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इनके मददगार कौन हैं, इनको हैंडल कौन कर रहा था, जैश की तरफ से इन्हें कमांड कौन कर रहा था, दिल्ली में ये बम वाली साजिश जो रची गई थी ये किसके इशारे पर रची गई थी, जो पूरा विस्फोटक है ये कहां से आया था और कितने स्लीपर सेल हैं जो इनके लिए काम कर रहे थे। सब कुछ पता लगाने की फिलहाल कोशिश की जा रही है क्योंकि एक संगीन जो साजिश है वो दिल्ली और पूरे देश में रची जा रही थी। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सैयद जफर इस्लाम, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अंबर जैदी सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ हैं, सैयद आसिम वकार प्रवक्ता एआईएमआईएम हमारे साथ हैं, निलोफर मसूद प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे साथ हैं, अंसार रजा चेयरमैन हैं जेएनएफ के और मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे साथ हैं, अध्यक्ष एआईआईए के। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आसिम वकार साहब आप ही से शुरुआत करना चाह रही हूँ। एक अच्छी बात आज असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे थे, बता रहे थे कि सुसाइड बॉम्बिंग की इस्लाम में कोई जगह नहीं होती, अपनी जान लेना या इस तरीके से फिदायीन हो जाना ये पूरी तरीके से हराम है, ये एक जुर्म के तौर पर देखा जा रहा है। जब सियासतदान ये जानते हैं, जब नेता ये जानते हैं, तो युवाओं को कन्वे क्यों नहीं हो पा रहा है? ये गलत सोच या ये रेडिकलाइजेशन कैसे हो रहा है युवाओं का? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। सबसे पहली बात तो मैं मुसलमान हूं
तो मुझे अपने धर्म की जानकारी होना चाहिए। आप हिंदू हैं, आपको अपने धर्म की जानकारी होना चाहिए, सिखों को उनके, क्रिश्चियंस को उनके। मैं मुसलमान हूं, मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि इस्लाम में शहीदों को जो बताया गया है कि ऐसे मरेंगे या ऐसे मारे जाएंगे तो शहीद होंगे, उनमें से सुसाइड बॉम्बिंग, आत्महत्या कहीं नहीं आता है। कहीं नहीं लिखा है कि आत्महत्या करोगे या अपने को उड़ा लोगे या अपने को जला लोगे या अपने को फांसी का फंदा लगा लोगे तो तुम शहीद हो जाओगे। कहीं नहीं लिखा है इस्लाम में। इस्लाम में लिखा है वतन के लिए मरोगे तो, अपने खानदान को बचाने के लिए, या तुम पर कोई हमला कर देगा। तो बहुत सी चीजें हैं। मैडम, आपने बहुत अच्छी बात कही कि क्यों इन नौजवान जो बच्चे हैं इनको भड़काया जा रहा है। देखिए, दूसरी बात, जो लोग भी इस बॉम्बिंग का सपोर्ट कर रहे हैं या इस अटैक का सपोर्ट कर रहे हैं, ना मैं उनको देशभक्त मानता हूं और ना ही मैं उनको सही से मुसलमान मानता हूं। मैं अपनी बात कर रहा हूं आपसे, मेरे जैसे लाखों करोड़ों होंगे। जब गुजरात के दंगों में मुसलमानों की हत्याएं की गई, जिंदा जलाए गए, तो जिन अपराधियों ने यह काम किया था वो हमारे लिए बड़े अपराधी थे। हम उनकी सजाए मौत अगर मांग रहे थे तो यहां भी तो यही काम हुआ है। यहां भी तो बेगुनाह लोगों को, मासूम लोगों को बम से उड़ाया गया है। तो हमारा नजरिया अगर गुजरात में एक है तो यहां बदल कैसे जाएगा? अगर हम गुजरात के अपराधियों के लिए, सूरत के अपराधियों के लिए, महाराष्ट्र के अपराधियों के लिए जिन्होंने मुसलमानों को मारा है, अगर हम उनके लिए सजाए मौत मांगते हैं तो दिल्ली के अपराधियों के लिए, लाल किले के अपराधियों के लिए भी हमारा वही स्टैंड होना चाहिए कि सजाए मौत होना चाहिए। ठीक है, अभी जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है असीम वकार साहब, देखिए आप जो कह रहे हैं वही चिंता। एनएसए अजीत डोभाल साहब की एक बात अच्छी लगी। जी जी, बोले बोले बोले। एनएसए डोभाल साहब की एक बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने खुद कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। उन्होंने बहुत साफ तौर पे कहा कि आईएसआई गैर मुस्लिम लोगों को, हिंदुओं को ज्यादा अपना एजेंट बनाती है। और यही बात मैं समझता हूं कि हर देश पे लागू होती कि वो जिस बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है असीम वकार साहब, ये बात तो हम भी मानते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इसी धर्म, इसी मजहब की आड़ में लोगों को रेडिकलाइज किया जाता है ना। अब वो युवा डॉक्टर्स जो पढ़ लिख कर लोगों की जान जिनको बचानी थी, वो अपने ऊपर अगर बॉम्ब लेकर चले जाएं और वहां ब्लास्ट कर दें और हमारे मासूम लोगों की जिंदगी चली जाए, तो सवाल वकार साहब यही है कि जिम्मेदार है कौन? युवा अगर रेडिकलाइज हो रहा है तो ये जिम्मेदारी किसकी? असीम वकार साहब, यही सवाल मैं आपसे पूछ रही थी। और आपने जो लाइन कही है, मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। प्राची, अच्छा बोले बोले, कंप्लीट करें। नहीं प्राची जी, मैं एक लाइन आपके सामने बोल दूं। जी जी बोले। एक लाइन बोल। आपकी बात मैं बहुत गौर से सुनता हूं, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हैं और सच्ची बात करती हैं। आप किसी का पक्ष नहीं लेती हैं। देखिए, आपने कहा कि रेडिकुलाइज किया जा रहा है। खाली मुसलमानों को रेडिकुलाइज थोड़ी ना किया जा रहा है। क्या सरदारों में ये बात नहीं है? सिखों को रेडिकुलाइज नहीं किया जा रहा है क्या? इखलाक को मारने वाले, पहलू खान को मारने वाले, तबरेज अंसारी को मारने वाले, रकबर को मारने वाले रेडिकुलाइज नहीं थे? ठीक है। क्या शंभू रहगर रेडिकुलाइज नहीं किया गया था? क्या सड़कों के ऊपर ये नारे लगाने वाले कि भारत में रहना है तो ये कहना है और मुसलमानों पाकिस्तान, मैं तो कह रही हूँ देश के खिलाफ जो कोई गलत काम करेगा वो रेडिकलाइज है। ईमानदारी से उठाइए। वो रेडिकलाइज है। जो देश के खिलाफ काम करेगा, जो देश के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रचेगा, वो रेडिकलाइज है। अब इसमें धर्म या मजहब बीच में ना लाऊं तो मैं बिल्कुल नहीं लाऊंगी, लेकिन जो लोग वीडियो बनाकर खुद बता रहे हैं, जो हवाला दे रहे हैं अपने मजहब और धर्म का, सवाल पूछना बनता है कि ये जो गलत सोच है, कहां से इनपुट इनको दिया जा रहा है, कहां से भरा जा रहा है? और मौलाना साजिद रशीदी साहब, क्या ये जिम्मेदारी हम सब की नहीं है? और क्या ये जिम्मेदारी आप जैसे लोगों की नहीं है कि जो युवा रेडिकलाइज हो रहा है, जो पढ़ लिख कर, जिसको सफेद कोट पहनना है, गले में आला डालना है, लोगों का इलाज करना है, उनकी जिंदगी बचाना है, वो डॉक्टर बनकर रहे, वो आतंकवादी अगर बन रहा है और उसे इस्लाम का गलत पाठ पढ़ाया जा रहा है, तो कौन ठीक करेगा ये? देखिए प्राची जी, मैं आपको इस्लाम के नजरिए में जिहाद का मतलब बता देता हूं। जिहाद है क्या? पहले तो ये समझ लीजिए, कुरान ये कहता है कि अगर किसी ने किसी बेगुनाह को मार दिया, कत्ल कर दिया, वो ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। और जिहाद में जो ये तसव्वुर है कि जिहाद में जो शख्स मरेगा वो जन्नत में जाएगा, वो ये जिहाद नहीं है। जिहाद का मतलब इस्लाम में दिफा है। अगर कोई आपके ऊपर जंग थोपे
तो आप उसके दिफा में अगर मर जाओ तो शहीद हो जाओगे। जैसे हिंदुस्तान में संविधान में यह है कि कुछ सेल्फ डिफेंस में अगर किसी के हाथ से गोली चल जाए और सामने वाला मर जाए तो ये मारने वाला निर्दोष है, इसको मर्डरिस्ट नहीं कहा जाएगा। तो ऐसे ही अपने दिफा में जान देने वाला, इस्लाम की खातिर मरने वाला शहीद है। अपने आप को सुसाइड बम्बर बनाकर मरने वाला या मारने वाला ये हराम काम कर रहा है। इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो इसको मुसलमान भी नहीं मानते। जो कुरान की बात को ना माने, जो नबी की बात को ना माने, वो मुसलमान कैसा? नबी तो ये कहते हैं हमारे मोहम्मद साहब मैसेंजर ऑफ गॉड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जिसकी जबान से, जिसके हाथ से, जिसके पैर से किसी इंसान को तकलीफ पहुंचे। और वो मुसलमान नहीं हो सकता जो पेट भर खाए और उसका पड़ोसी भूखा हो। इस्लाम तो ये कहता है। तो जो लोग ये सुसाइड बम्बर बनकर बेगुनाह लोगों को मार देते हैं, उनका इस्लाम से क्या लेना देना। दूसरे ये है कि ये जो डॉक्टर्स थे जिन्होंने अपने आप को उड़ाया है, ये तो मदरसे में तो पढ़ के आए नहीं, इन्होंने तो कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, मदरसे में पढ़ा ही नहीं। अगर ये मदरसे में पढ़ते, कुरान को समझते, कुरान को जानते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है उसको जानते, तो ये ऐसा काम ही नहीं करते। तो साजिद, बिल्कुल नहीं करते। सुनिए ना मौलाना तो साजिद साहब, जब आप ये बात मान रहे हैं, जब आप ये बात मान रहे हैं कि इस्लाम को गलत तरीके से इन लोगों तक पहुंचाया गया, आप लोग ये मान रहे हैं, आप जैसे ही लोग अभी आप मेरे सामने कह रहे हैं कि ये लोग मुसलमान हैं ही नहीं, आप इनको मुसलमान कंसीडर ही नहीं करते हैं, तो जब आपके मजहब को बदनाम किया जा रहा है, जब मजहब के नाम पर कुछ रेडिकलाइज लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, तो क्या आप जैसे लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप लोग बाहर आए, जितना एग्रेसिवली हर मुद्दे पर बोलते हैं उतना ही एग्रेसिवली इन मुद्दों पर बोलें और कहें कि ये इस्लाम नहीं है, हम इससे अपने आप को अलग करते हैं, हम इनको मुसलमान नहीं मानते। तब क्यों चुप हो जाते हैं आप लोग? सुनिए, 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड दीजिए। देखिए, आपको याद होगा 2012 में रामलीला मैदान में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स के बड़े बड़े उलमा शामिल हुए थे और वहां बाकायदा एक फतवा जारी किया गया था इस आतंकवाद के खिलाफ। बाकायदा फतवा जारी किया गया था कि ये आतंकवाद है, ये जिहाद नहीं है। ठीक है, बाकायदा फतवा है 2012 में। आप कह रहे हैं आप सामने नहीं आते। कैसे सामने आए हम? क्या ढोल ताशे लेकर आए? जब हमने फतवा जारी कर दिया, नहीं बिल्कुल आना पड़ेगा। नहीं मौलाना साजिद रशीदी साहब, आपको ये गलत लग रहा होगा, लेकिन ढोल ताशे लेकर आपको बाहर आना होगा। अगर आपके मजहब को बदनाम किया जा रहा है, उसके नाम पर अगर किसी को रेडिकलाइज किया जा रहा है, तो चाहे ढोल ताशे लेकर आपको आना पड़े, चाहे 2012 का फतवा आप मुझे गिना रहे हैं, आज 2025 है। 2012 का फतवा याद है? इस बीच में कितनी आतंकवादी घटना हुई और कितने फतवे आप लोगों ने जारी कर दिए। मौलाना साजिद रशीदी जी, सवाल सिर्फ इतना भर है कि अगर बदनाम हो रहे हैं आप इनको मुसलमान कंसीडर नहीं करते, तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप समाज को बताएं, आप दुनिया को बताएं कि ये गलत है और हम इन लोगों के साथ नहीं हैं। हम भरपूर कोशिश करें ताकि ये जो बादल आ रहे हैं ना सर, शक के, ये बादल कहीं ना कहीं छट जाए। अब सैयद जफर इस्लाम साहब, मैं लौट रही हूँ आपके पास। सैयद जफर इस्लाम साहब, दो बातें हैं जफर जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो। ओवैसी साहब ने आज दो बातें कही। एक बात तो ये उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया कि मजहब क्या सिखाता है, इस्लाम क्या सिखाता है, और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि हम सरकार से तो सवाल पूछेंगे ना, हम तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे ना कि अगर मेरे देश में, मेरे देश की राजधानी में, दिल्ली में अगर कोई धमाका हो रहा है तो कहां थी हमारी इंटेलिजेंस, कहां थे हमारे सुरक्षा बल? निर्दोष लोगों की जान चली गई तो जिम्मेदार कौन है? सवाल तो सही पूछ रहे हैं असद साहब। देखिए, ऐसा है कि असाउद्दीन भाई पढ़े लिखे इंसान हैं। मैं अक्सर उनकी बातों से सहमत नहीं रहता हूं, लेकिन उनकी पहली बात जो है उससे मैं सहमत हूं। इस्लाम बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देता और इस्लाम के ख़िलाफ़ है, जैसा वक़ार साहब ने कहा, जैसा साजिद रशीदी साहब ने कहा, और वही हमारे और भी लोग जो हैं वह पैनल पे वो भी यही बोलेंगे। इस्लाम बिल्कुल इजाज़त देता है, इसको सरे से खारिज करता है। तो जो लोग इसके हमायती लोग हैं उनको ये समझ लेना चाहिए एंटी इस्लामिक हैं और अल्लाह के बताए हुए रास्ते से हट के बात कर रहे हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से हट के बात कर रहे हैं। तो ये बात तो हो गई तय है। लेकिन जो दूसरा सवाल आपने किया है उस पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पिछले 10 साल में पढ़े लिखे इंसान, इसलिए बोल रहा हूं कि वो सारी चीजें निकाल सकते हैं इंफॉर्मेशन कि टेररिस्ट एक्टिविटीज में देश भर में कितनी कमी आई है। जो
जो इस तरह के एक्टिविटीज होती थी, कितने लोग उससे जो है उससे जो मारे जाते थे, कितने लोग को उससे परेशानियां होती थी, वो उसमें भारी तौर पे कमी है। इसलिए कि हमारा जो है जीरो टॉलरेंस है टेररिज्म पे, टेररिस्ट एक्टिविटीज पे और इस तरह के इरादे रखने वालों के साथ बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। इसी वजह से एक मैसेज है पूरे देश भर में कि यह सरकार इसको सख्ती से निपटती है, नस्त नाबूद करने वाली सरकार है, ऐसी ताकतों को कुचल देने वाली सरकार है। सफर जी, जब इतना क्लियर मैसेज है, जब आपका आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस है, जब आप अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिना रहे हैं, उसके बावजूद अगर कुछ आतंकवादी, अगर उसके बावजूद कुछ रेडिकलाइज्ड माइंड के लोग दिल्ली में आकर धमाका कर देते हैं, तो क्या प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे? क्या ये नहीं पूछा जाएगा कि उस वक्त हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? वही तो आपको बताना नहीं, वही इंटेलिजेंस, वही तो मैं बता रहा हूं। कितने हमने अभी 11-12 इंसिडेंट दे देंगे जहां पर ऐसे सिचुएशन जहां हमने अवॉइड किया है, टेररिस्ट एक्टिविटीज प्लानिंग हो रही थी, उसको एनआईए ने पकड़ लिया। यहां भी तो वहां पर जहां पर रेड किया और सारी भारी मात्रा में चीज पकड़ी गई, उसमें से कोई रास्ते में भागा हुआ था, वो इधर उधर भाग रहा था, उसमें जो है वही बात जफर जी, जो भागा हुआ था, जो पहले से आप लोगों की रडार पर था, वो भागा हुआ शख्स दिल्ली में पहुंच जाता है, लाल किले की पार्किंग में 3 घंटा खड़ा रहता है और फिर उसके बाद 22 मिनट रेड लाइट घूमकर लाल किले के पास आकर धमाका कर देता है। सवाल वाजिब है जो असदुद्दीन ओवैसी साहब पूछ रहे हैं, जफर इस्लाम साहब, उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, एनआईए जिस तरीके से एक्शन में है और बड़ी साजिश को नाकाम किया, इस बात से इनकार नहीं कर रही हूं, लेकिन एक भी घटना बड़ी घटना होती है। जफर साहब, निलोफर जी, मैं लौट रही हूं आपके पास। निलोफर जी, मैं इस बात देखिए 10 सेकंड, अच्छा बोलें, जल्दी बोलें, 10 सेकंड और बोलें कि हमने जिस चीज को नाकाम किया, बड़े उस तरह के इरादों को नाकाम किया, एक नहीं अनेक बार किया। ठीक है, इस बात को भी आप समझेंगे कि ये जो नापाक हरकतें हुई है, उसके पीछे के लोगों को धर पकड़ के तुरंत उस पर कार्रवाई भी हो रही है, जिस तेजी से कार्रवाई हो रही है। इससे बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। 26/11 हो गया, शायद बैठे रहे। आपने जम्मू कश्मीर के सीएम को सुना ना, वो क्या बता रहे हैं, वो कैसे दर्द बयां कर रहे हैं, वो जरा निलोफर जी से मैं समझ लूं। निलोफर जी, एक घटना होती है दिल्ली में, अब अगर गिरफ्तारियां इसको लेकर कश्मीर में हो रही हैं और इसके तार अगर कश्मीर से जुड़ रहे हैं और वहां से कुछ आतंकवादी या उनके मददगारों को पकड़ा जा रहा है, तो क्या इसे ये कह देना कि कश्मीर की इमेज खराब की जा रही है, कश्मीर की इमेज खराब हो रही है, जम्मू कश्मीर की गाड़ी लेकर बाहर निकलने से अब तो डर लगने लगा है क्योंकि लोग शक की निगाह से देखते हैं, ये सही है क्या? देखिए, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जानने की कोशिश करूंगी। जब 370 और 35A को एब्रोगेट किया गया, उस वक्त ये कहा गया कि जो आतंकवाद है वो 370 की वजह से है, 35A की वजह से है। लेकिन उसके बाद एक और स्टेटमेंट आई जो हमारे माननीय गृह मंत्री साहब अमित शाह जी, उन्होंने पार्लियामेंट में भी कहा और पार्लियामेंट के बाहर भी कहा कि कुछ गिने चुने लोग हैं, हैंडफुल ऑफ पीपल, जो इस आइडियोलॉजी के साथ, टेररिज्म के साथ है। ठीक है, टेररिज्म के साथ कुछ लोग हैं, उनको जितना कड़ी से कड़ी सजा दी जाए वो कम है। जम्मू कश्मीर के सब लोग 1.50 CR यहाँ पर लोग रहते हैं, वो इस सोच से बिल्कुल खिलाफ है, मुखालिफ है इस सोच के, जहां पर टेररिज्म या आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई भी होगा। वो आपने पहलगाम का जब मसकर हुआ, निहत्ते लोगों को की जाने ले ली गई, तो उस वक्त आपने देखा किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोग सड़कों पर आए यकजहती दिखाने के लिए अपने देश के साथ। तो बार बार वो चीजें हमें प्रूव करना कि हम पेट्रियाटिक लोग हैं, हम अमन पसंद लोग हैं, कुछ गिने चुने लोग जिन्होंने आतंकवाद को बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर को चुना। निलोफर जी, मुझे कोई एक ऐसा बयान बताइए ना जिसमें हम कश्मीरियों पर कोई सवाल खड़ा कर रहा है या जम्मू कश्मीर के लोगों पर कोई सवाल खड़े कर रहा है। यहाँ कोई प्रूफ नहीं मांग रहा। निलोफर जी सुनिए ना, मुझे कोई एक ऐसा बयान या कोई ऐसी घटना बता दीजिए जहां किसी से प्रूफ मांगा गया हो, जम्मू कश्मीर के रहने वाले किसी शख्स से, कश्मीरी से प्रूफ मांगा गया हो कि आप प्रूफ दीजिए कि आप ठीक है, आप देशभक्त हैं। देखिए प्राची जी, कल की मुझे नहीं लगता है किसी देशभक्त को प्रूफ मांगने की जरूरत है या देने की जरूरत, नंबर 1। नंबर 2, कल ही आपने हिमाचल प्रदेश में देखा कि किस तरीके से एक आम इंसान जो बेचारा वहां पर अपना पैसा कमाने के लिए गया था, शॉल वगैरह,
किस तरीके से उसको हरासमेंट की गई। उतना ही नहीं, आज लैंडलॉर्ड्स जो है टेनेंट्स को, जो मुस्लिम वहां पर आए हुए हैं या जम्मू कश्मीर के लोग वहां पर आए हुए, बच्चे आए हैं पढ़ने के लिए, उनको किस तरीके से हॉस्टलों से निकाला जा रहा है। उतना ही नहीं, उनकी प्रोफाइलिंग कहाँ रीजन निकाला के जा नाम रहा है पर नीलोफर जी? यही मैं जा आपसे रही है। पूछ रही हूँ, कहाँ हर निकाला जगह, जा रहा हर है? जगह। अब क्या ये आपकी कहना बात शर्मनाक देखिए, नहीं है नीलोफर जी? क्या ये आप कहना महसूस शर्मनाक कर रहे हैं? नहीं है कि अब कश्मीरी बाहर नहीं जाएंगे, आपको जो प्रबंध करना है आप जम्मू कश्मीर में करिए? एक घटना हुई है, उस घटना के तहत जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे लोगों से जुड़ रहा है जो आतंकवादी मानसिकता के हैं। बाकी ना कश्मीरियों पर कोई सवाल खड़े कर रहा है, ना इस्लाम को फॉलो करने वाले किसी भी शख्स पर कोई सवाल खड़े कर रहा है। प्राची जी, उस मानसिकता के खिलाफ पूरे जम्मू कश्मीर के लोग हैं। कुछ गिने चुने लोग जो इस टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं या जो इस टेररिज्म की सोच के साथ है, हम तो उनके खिलाफ है। दूसरे लोगों का क्या, मुझे बता दीजिए, उनका क्या कसूर उसमें? क्यों पूरे जम्मू कश्मीर के लोग सस्पिशियस कौन कसूर बता रहा है? यही नीलोफर जी मेरा प्रश्न ही ये है, मेरा प्रश्न ही है कि कौन कसूर बता रहा है। एक बार भी क्या हमारे शो में आपने सुना कि जम्मू कश्मीर को लेकर किसी ने कुछ कहा गया हो? हम आतंकवादी सोच की बात कर रहे हैं, हम रेडिकलाइज युवा की बात कर रहे हैं, हम मजहब के नाम पर जिन लोगों को बरगला दिया गया है उन लोगों की बात कर रहे हैं। एक बार ना मेरे किसी मेहमान ने ना मैंने जम्मू कश्मीर का जिक्र नहीं किया है। अंबर जैदी जी, के लिए तो बहुत अच्छा होता कि अगर दूसरे लोगों को, विचारों को टारगेट ना किया जाता होता। अरे मैडम, यही पूछ रही हूँ, कहाँ किसने कैसे टारगेट कर दिया, इसको आप लोग क्यों जनरलाइज कर रहे हैं, ये आपको बताना है। अंबर जैदी जी, यहाँ मेरे शो में जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे मेहमान हैं, सब एक बात को बड़े एक साथ एक सुर में दोहरा रहे हैं कि ये इस्लाम नहीं है, ये नहीं सिखाया जाता है इस्लाम में, और ये कट्टरपंथी या जिस तरीके से मानसिकता को बदला जाता है इसके हम साथ नहीं हैं। लेकिन ये सिचुएशन बदल क्यों नहीं रही, ये मेरा प्रश्न। देखिए प्राची जी आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा यहाँ पर, और मैं इस पर बात करना भी चाहती थी क्योंकि कहीं ना कहीं हम डिबेट में आगे बढ़ गए थे और ये पॉइंट पीछे रह गया था। सवाल यही है, यहाँ पर बैठे किसी ने भी इस बात को ये नहीं कहा कि जो हुआ वो सही हुआ और हम उसके साथ थे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, जो सबसे जिम्मेदार इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें हम अपने मस्जिदों की बात करते हैं, मदरसों की बात कर लेते हैं, या कोई और कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस है, जो साजिद रशीदी साहब ने बोला कि ये लोग मुसलमान नहीं है, 2012 में फतवा निकला था। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ज्यादातर इंस्टीट्यूशन वो नैरेटिव बिल्डिंग में फेल होती आई हैं, जो आप कह रहे हैं कि ये जिहाद नहीं है, जबकि जिहाद के नाम पर जो क़िताल हो रहा है ओपनली, जितने भी आतंकी जो हमने इदारे देखे हैं या जितनी भी आतंकी आउटफिट्स हैं, अलकायदा से लेके जैश ए मोहम्मद, जितने भी हैं, अब पाकिस्तान में 1500 से ज्यादा इस तरह के इंस्टीट्यूशन है जिसको यूएन ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े स्तर पर भारत में लाखों मदरसे हैं, उसके बावजूद भी हम वो पॉजिटिव नैरेटिव नहीं पहुंचा पाए आज भी कि भाई ये जिहाद नहीं, ये आतंकवाद है और ये क़िताल है इस्लाम में, इस्लाम के नाम पर। आज भी जब डिजिटली बैठकर बड़े बड़े मौलाना 135 फीट की हूर का जब 3D डिस्क्रिप्शन देते, तब कोई नहीं बैठा रहता, किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। जब युवाओं को बरगलाया भड़काया जाता है देश के खिलाफ देश के खिलाफ, मानवता के खिलाफ, या फिर हम समाज के बीच में एक दूसरे के खिलाफ नफरत को बढ़ावा दिया जाता है, तब सब राजनीति के नाम पर ये विक्टिमहुड वाला माइंडसेट जो है इसको बढ़ावा देते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठे बहुत सारे लोग उसके जिम्मेदार हो सकते हैं। कहीं ना कहीं राजनीति के लिए बहुत सारे लोग इस तरह की बयानबाजी और भाषणबाजी करते हैं जिसका असर युवा पे होता है। और मुझे लगता है कि हम सबको पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हम सब फेल है, मैं अपने आप को भी उसमें कहती हूँ कि हम सब जिम्मेदार हैं, और हम सब की इस जिम्मेदारी है पूरे एक भारतीय मुसलमान की जो आज देश में सिचुएशन है। आप अपने आप को बेचारा दिखाएं कि हम पे जुल्म हो रहा है, भाई जो कुछ कश्मीर के हालात है उसके लिए जिम्मेदार कश्मीरी है। कश्मीर में रेडिकलाइजेशन हो, आतंकवाद को, उसको सेफ हेवन किसने दिया? कोई और भारत से उठ के दिल्ली वासी या यूपी वासी तो नहीं पहुंचे थे वहां पर उनको सेफ हेवन देने वाले। आप लोगों ने कहीं ना कहीं उन लोगों को शरण तो दी, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में तो आए, कहीं ना कहीं देश के खिलाफ उस मानसिकता को बढ़ावा तो दिया। तो आज बेचारा बनने की क्या जरूरत है? समस्याओं को एक्सेप्ट कीजिए। सारी समस्याओं का निवारण तब होगा जब आप उस समस्या को ऑनेस्टली एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद ही आप कहीं हल पर पहुंच सकते हैं। समझौता एक्सप्रेस ब्लॉक हुआ तब हमने कभी हिंदू धर्म को ये कहा कि आदमी आतंकवाद है। अच्छा रुके नीलोफर जी, अंबर जैदी जी, कम से कम आप ये एक्सेप्ट तो कर रही हैं कि एज अ सोसाइटी ये फेल्योर है हम लोगों का। आप ये बता तो रही हैं मेरे दर्शकों को कि ये फेल्योर है कि ऐसे लोगों को सही राह पर नहीं ला पा रहे हैं, और अभी भी कुछ लोग हैं जो धर्म और मजहब के नाम पर लोगों को बरगलाने बहकाने की काम करते हैं। मौलाना अंसार रजा साहब, आपसे मेरा प्रश्न यही है, इसका सोल्यूशन बताइए अंसार रजा साहब। मुझे सिर्फ यहाँ से सोल्यूशन की आज दरकार है।
हम सब मजम्मत कर रहे हैं, हम सब इसके खिलाफ हैं। हालांकि एक चेहरा सोसाइटी का वो भी है जो पर्दे के पीछे ये बताने लगता है कि इसके आड़ में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, इसके आड़ में मुसलमानों को विक्टिम बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम सब जानते हैं कि गलत हो रहा है। कुछ लोग हैं जो बरगला रहे हैं युवाओं को। सोल्यूशन क्या है इसका? देखिए प्राची जी, सोल्यूशन तो बहुत सारे हैं और सोल्यूशन दिए भी गए हैं, लेकिन उन सोल्यूशनों को ज़फ़र इस्लाम साहब ने अपनी हुकूमत की नाकामी पर पर्दा डालते हुए 2012 के फतवे का जो जिक्र किया गया है, उन्होंने उसको पीछे फेंक दिया और हुकूमत का बता दिया कि साहब हुकूमत ने ये कदम उठाए तो आतंकवाद रुका है। मतलब उन्होंने फतवे को एकदम से नकार दिया। और जो सरकार की नाकामियां हैं कि दिल्ली में ब्लास्ट कैसे हो गया, हम कहते हैं सरकार सुरक्षित हाथों में है, तो बीजेपी के शासन में आप खुद लिस्ट निकलवा लीजिए कितने ब्लास्ट हो चुके हैं। दूसरी चीज, मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं, मैं क्यों किसी पर छीटाकशी करूंगा, मुझे अपने मुल्क को बचाना है। ये जो भटके हुए नौजवान, हम इनको नहीं कहेंगे, जैसा कि कल किसी ने कहा कि ये भटके हुए नौजवान हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये आतंकवादी हैं, ये जालिम हैं, इनका कोई मजहब से लेना देना नहीं है। इन्होंने मुस्लिम धर्म को बदनाम करने की कोशिश की है, इस्लाम को बदनाम किया है, इन्होंने दीन मोहम्मदी को बदनाम किया है। दीन मोहम्मदी क्या है, इस्लाम क्या है? मेरे पैगम्बर ने फरमाया है कि हरे भरे दरख्तों को मत काटो, ये सायादार दरख्त किसी को साया देने के काम आएंगे। मेरे नबी ने फरमाया नमाज में वजू है, वजू जैसे अहम रुकन में फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं है, तो वो जो इस्लाम फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं देता, वो किसी का खून बहाने का परमिशन कैसे देगा? तीसरी चीज, खुदकशी इस्लाम में हराम है। अगर आप सोचें कि मैं बम बांध लूं सीने पे मुझे जन्नत मिल जाएगी, और जो बार बार जो है हमारी कुछ खवातीनें आ जाती हैं कि साहब वो 72 हूरें, आज तक हमने इस्लाम में कहीं नहीं पढ़ा कि 72 हूरों का जिक्र है। हमने कहीं अपनी किताबों में नहीं पढ़ा, पूरी जिंदगी गुजर गई तालीम हासिल करते करते, कहीं हमने 72 हूर का जिक्र। बाजू में बैठे रशीदी साहब, इनसे पढ़ सुनिए एक मिनट, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, ना मैं किसी पे कटाक्ष करता हूँ। प्राची जी ये गलत बात है। अच्छा रुक जाइए, एक तो बाद में आपने टाइम दिया, अच्छा अंबर जी रुक जाइए बोले, एक तरफ बाद में आपने टाइम दिया और अब हमें बीच में टोका टाकी, बोले ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे बोलिए सर, ठीक है। दूसरी चीज हमारी जिम्मेदारी, और हिंदुस्तान में जितनी भी संस्था हैं, चाहे वो हिंदुओं की हो चाहे मुसलमानों की हो, सबको चाहिए कि एक सिलसिला शुरू करें इस मुल्क में नौजवान लोगों को गाइड करने का। हिंदुओं में भी भड़काया जाता है, मुसलमानों में भी भड़काया जाता है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। दूध का धुला कोई नहीं है, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। गलतियां हमसे भी हुई हैं, गलतियां हिंदू भाइयों से भी हुई हैं। हम सबको चाहिए हमारा मुल्क बचा रहे। बचेगा कैसे? हम सबको मोटिवेट करें, और हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम तो ये कहते हैं कि जो हमारी संस्थाएं हैं, हम उनसे कह सकते हैं, चाहे पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इमारत शरिया हो, अशरफिया मदरसा हो, बरेली सेक्ट के लोग हो, अजमेर मोहल्ला हो, निजामुद्दीन हो, देवबंद हो, सबको चाहिए कि हम निकल करके आए और इन नौजवानों के जहन में ये सारी चीजें डाली जाए कि भाई इस्लाम वो नहीं है जो तुम दिखा। अब निकलना चाहिए, अब निकलना चाहिए, अब वक्त आ गया है, अब हमें निकलना चाहिए। अंसार रजा साहब, अब निकलना आपके चाहिए। दीन को, आपके ईमान को, आपके मजहब को अगर कोई बदनाम कर रहा है, और अभी आप बैठे हुए हैं घरों के अंदर, और आप बैठे हुए हैं ये सोचकर कि हम बाहर निकलेंगे, निकलना चाहिए, अब हमें आना चाहिए, तो इससे गलत क्या है अंसार रजा साहब? और यहाँ फिर ये भी कह रहे हैं कि देखिए दूसरे धर्म को भी देखिए, हिंदू को भी देखिए, तो मुसलमान को भी देखिए। मैं तो अभी इस घटना को देखूंगी, सुनिए, और इस घटना में जितने नाम है सिलसिलेवार तरीके से पढ़ दूंगी। डॉक्टर शाहीन को किसने रेडिकलाइज किया, डॉक्टर मुजम्मिल को किसने रेडिकलाइज किया, परवेज को किसने रेडिकलाइज किया, तो ये दानिश कौन है, डॉक्टर उमर कौन था जिसने अपने आप को सुसाइड बॉम्ब बन गया, ये कौन है, ये कौन लोग हैं जो सफेद कोट पहनकर आला डालकर जाते हैं और जिंदगी ले लेते हैं लोगों की? अंसार रजा साहब, आपने प्राची शर्मा का नाम क्यों नहीं लिया?
आपने प्राची शर्मा का नाम क्यों नहीं लिया? सर मेरा नाम ना लाएं बीच में। क्यों नहीं लिया आपने प्राची शर्मा का नाम? मैंने तो वो सारे नाम लिए जो एनआईए के हिट लिस्ट में हैं। प्राची शर्मा का नाम क्यों नहीं लिया आप लोग यहाँ पर आकर अंसार रजा साहब ये गेम खेलते हैं, ये गेम खेलते हैं आप लोग यहाँ आकर, और इसीलिए ऐसे युवा रेडिकलाइज होते हैं। वही बात, ऐसे ही लोग आकर रेडिकलाइज होते हैं। मैंने तो वो सारे नाम लिए जो एनआईए की कस्टडी में हैं और जिनको एनआईए ने कोर्ट में पेश कर दिया है। लेकिन आप यहाँ हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखेंगे, आपके मजहब को कोई बदनाम करके चला जाए और आप ये ढूंढेंगे कि इसमें शर्मा कोई है कि नहीं है, इसमें कोई शर्मा है कि नहीं है, आप ये देखेंगे अंसार रजा साहब। और इसीलिए हो रहा है आप लोगों के साथ, इसीलिए आपकी जिम्मेदारी पर प्रश्न पूछा जाता है। आप उस लिस्ट में ढूंढने लगते हैं कि कोई शर्मा दिख जाए क्या, कोई दूसरा नाम दिख जाए क्या। आपको डॉक्टर मुजम्मिल नहीं नजर आएगा, आपको डॉक्टर शाहीन नजर नहीं आएगा, आपको डॉक्टर उमर की वो वीडियो नजर नहीं आएगी जिसमें वो बता रहा है कि कैसे सुसाइड बॉम्बिंग शहादत होती है, आपको वो नहीं नजर आएगा। लेकिन आप उसकी लिस्ट में ढूंढेंगे कि आपको कोई ऐसा नाम दिख जाए जिसके पीछे आप मुंह छिपा लें। नहीं है जो वो बता रहा है। बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा अंबर जैदी जी। मैं नहीं मुझ मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अंसार रजा साहब ने खुद सबसे स्टार्टिंग में इस बात को एक्सेप्ट किया कि 2012 जो फतवा था उसका क्या असर रहा, उसकी वजह से कितना कुछ इन्होंने आतंकवाद और बाकी सारी चीजों में रुकावट देखी। अब सब ये जानते हैं कि अगर जो हमारे मदरसे हैं या मस्जिदें हैं उनका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस और वो जो हमारा समाज उस पर इतना असर होता है, तो आपको नहीं लगता कि और एक्टिवली उस जिम्मेदारी को निभाते हुए युवाओं को जो उनको गलत राह पर ले जा रहे हैं, या फिर हूरों की बात आपने कही कि हूरों का आपने नहीं सुना, आपके पड़ोस में ही बैठे हुए हैं रशीदी साहब, उनसे पूछ लीजिए वो आपको बता देंगे। 72 हूरे और वो हूरों की सरदारनी, सारा कॉन्सेप्ट उनको भली भांति पता है, इनको ही नहीं आपको भी पता है, यहाँ पर बैठ के आप बोलना नहीं चाहते। जब तक आप इन सारी चीजों की जिम्मेदारी की बात यहाँ पे हो रही है, प्राची तब से सोल्यूशन पूछ रही है, हमें अपनी जिम्मेदारी की बात कर रही है। जिम्मेदारी उनकी है, सबसे पहले जिम्मेदारी हमारी है। किसका जिक्र किया? नहीं अंबर जैदी जी, उनका पूरा फोकस ये है कि जितने भी आतंकवादियों की या जितने भी स्लीपर सेल की लिस्ट आई है ना, उसमें वो थोड़ा सरनेम ढूंढ लें, कोई ऐसा नाम मिल जाए जिसके पीछे मुंह छिपा लिया जाए। अब इनसे पूछ लूं अगर कि प्रियंका शर्मा को रेडिकलाइज किसने किया, मैं अगर इनसे अभी पूछ लूं कि प्रियंका शर्मा को रेडिकलाइज किसने किया, तो जवाब नहीं आएगा अंसार रजा साहब का। मैं इनसे पूछ लूं कि डॉक्टर शाहीन और परवेज के संपर्क में कौन कौन था, तो जवाब नहीं आएगा इनका। साजिद जी, हम उसके साथ तो नहीं खड़े ना। साजिद जी, हम उसके साथ, अरे हम तो किसी के साथ नहीं खड़े सर, हम उसके साथ आतंकवाद के साथ कोई नहीं खड़ा है। लेकिन दोहरा मापदंड मत रखिए ना, उस लिस्ट में मत खोजिए ऐसे नाम जिसमें आपको लगे कि चलिए कुछ जगह मिल जाएगी। अलग हैं आप तो अलग रखिए अपने आप को। साजिद जी, अभी आप नीलोफर से सवाल कर रही थी, साजिद जी, अभी आप नीलोफर से सवाल कर रही थी कि किसने टारगेट किया कश्मीर के लोगों को। आपने सबसे पहले मुसलमानों को टारगेट किया। अरे क्या टारगेट किया अंसार रजा साहब? ये होता है मुंह छिपाना, ये होता है मुंह छिपाना। सच को सच कह दूं तो आपको लगता है टारगेट कर दिया, सच को सच कह दूं तो आपको लगता है टारगेट कर दिया। कौन है डॉक्टर शाहीन, कौन है डॉक्टर उमर, कौन है परवेज, कौन है डॉक्टर मुजम्मिल? बताइए अल-फलाह यूनिवर्सिटी का कौन है ट्रस्ट का संचालक? बताइए ना कौन है, कौन उनको दीन के नाम पर बरगला रहा था? बताइए। की बात करती हो आप, गजब की बात आप करते हैं, मतलब गजब की बात आप करते हैं और फिर आ जाते हैं विक्टिम कार्ड लेकर, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है। मेरे देश के सच्चे मुसलमानों को कोई गलत नहीं कह रहा है। अरे सुनिए अंसार रजा साहब, गलती आप करते हैं जब आतंकवादियों से तुलना कर देते हैं, गलती आप करते हैं अंसार रजा साहब। साजिद जी, आप थोड़ी आवाज डाउन रखिए उनकी। साजिद जी बोलिए। जी देखिए प्राची जी, मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूं, उसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। अभी अंबर जैदी ने कहा कि हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मुझे बताइए, सरकार ने रेप पर भी कानून बना रखा है, मर्डर पर भी कानून बना रखा है, डकैती पर भी कानून बना रखा है, चोरी पर भी कानून बना रखा है, उसके बाद भी सब कुछ हो रहा है, तो ये क्या सरकार की जिम्मेदारी है कि ये मर्डर क्यों हो रहे हैं, रेप क्यों हो रहे हैं? अच्छा बताइए। अब मैं अरे जो रेपिस्ट है जिम्मेदारी उसी पे डाली जाएगी ना। ये जो इस बात को जस्टिफाई करते फिर रहे हैं कि महिलाओं का रेप कर रहा है, तो मेरी पूरी बात सुनिए पहले, चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, आपको ये मिलेगा। नहीं बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अरे ये बीच में बोलना क्या है भाई? उदाहरण भी दंगा दे लीजिए। अच्छा रुक जाए, बीच में क्या, बीच में क्यों बोलते हो यार आप लोग? जल्दी से बोले। ये क्या बीमारी है बीच में बोलने की भाई? बोले साजिद, मुझे कंप्लीट कर लेने दिए। दूसरी बात देखिए, ये हिंदुस्तान जो है संविधान से चल रहा है, कुरान से नहीं चल रहा है। जो मुल्क कुरान से चल रहा है, न वहां आतंकवादी हमले होते,
न वहां रेप होता न डकैती होती। सऊदी चले जाइए आप, कुछ नहीं होता वहां, क्योंकि वहां कुरान से चल रहा है, सजा इतनी तकड़ी मिलती है कि दोबारा कोई सोच भी नहीं सकता। यहां का मुसलमान, यहां का मौलवी सिर्फ आपको बता सकता है इस्लाम क्या कह सकता है, डंडा लेके मनवा नहीं सकता। हमारी जिम्मेदारी ये नहीं कि डंडा लेके हम मनवाते फिरें लोगों को संविधान से कि चलता नहीं मानो, है नहीं ये मानो, देश, मानो, और मानो। संविधान से ही चलेगा। ये जिम्मेदारी नहीं है हमारी, ये संविधान से चलता है देश, और संविधान ये से चल रहा संविधान है। से ही चलेगा। ये जो लोग कहते हैं ना जिम्मेदारी हमारी, हमारी नहीं है जिम्मेदारी। अगर कानून बने हैं, उन कानूनों सरकार के की बाद भी, जिम्मेदारी सुनिए है, साजिद जी, इन आप नहीं तमाम कह पाएंगे, चीजों को मैं रोके, कह देती हमारी हूं। नहीं है। कानून बने हैं, उन कानूनों के बाद भी अगर गुनाह होता है, अपराध होते हैं, तो हम जी। पूछते हैं सरकारों से, और पूछा जाएगा सरकारों से कि कानून बनने के बाद भी अपराधी बेलगाम क्यों हो जाते हैं। तपल्ला नहीं झाड़ते हैं आपकी तरह, फिर ये प्राची जी, एग्जाम्पल कोई नहीं नहीं देते हैं कि यहाँ तो ये बात संविधान छोड़ से दीजिए चलता है, और वो फलाना देश वहां से चलता है, यहाँ से चलता है। ये प्राची कंपैरिजन, जी- ये बेतुके कंपैरिजन हम नहीं करते प्राची जी, ये हैं। छोड़ आसिम दीजिए, वकार आप साहब, कोई नहीं पूछता, आज का मीडिया कोई किसी से आसिम सवाल नहीं वकार पूछ रहा है। आपने रुक सिर्फ जाइए मुसलमानों प्लीज। से अब मुझे सवाल पूछ आपसे, लिया, सरकार से अब एक बार मुझे भी नहीं आपसे पूछा आपने। जिम्मेदारी, अब सुनिए, मुझे कौन आपसे से जिम्मेदारी मंत्री का सीखने की इंटरव्यू लिया जरूरत आपने? है नहीं, मुझे कौन आपसे से मंत्री जिम्मेदारी का सीखने इंटरव्यू की ले लिया जरूरत है आपने? नहीं, जो लिस्ट में नाम ढूंढने कौन से लगते हैं। मंत्री से वकार इस्तीफा मांग लिया साहब, आपने? रुक जाइए प्लीज, बताइए आप आवाज मुझे। डाउन रखिए इनकी। वकार साहब, आसिम वकार जी, जरूरी है क्या लिस्ट में हम अपने मन मुताबिक नाम ढूंढें और उसके बाद ही देखिए, बस सवाल सबकी करें, बात- उसके बाद मुंह देखिए, खोलें? देखिए बात समझिएगा, मैंने सबकी बात बहुत गौर से सुनी। जी सर, बोलिए बोलिए। अभी रशीदी बोले कि वो डॉक्टर थे, कहाँ मदरसे में पढ़े थे। तो जिन लोगों ने इन डॉक्टर्स का माइंड वॉश किया है वो दोनों मौलाना हैं। एक हाफिज सईद है, दूसरा मौलाना मसूद अजहर है। मैडम, सवाल हमारे और तुम्हारे का नहीं, सवाल देश का है। सवाल इस वक्त ये नहीं पूछना है कि कौन किस धर्म का था। सवाल ये है कि ये भविष्य देश का खतरे में पड़ रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी, इसको बचाने की। प्राची पराशर जी, अकेले आप जिम्मेदार नहीं है, हम भी जिम्मेदार हैं। हम सबका यह फर्ज है कि इसको, देश को बचाया जाए। जिस बच्चे ने जान दे दी अपनी, जिन लोगों ने अपनी जान दे दी उस सुसाइड बॉम्बिंग में, उनके बारे में सोचिए। किन माँ बाप के बच्चे थे, कैसे काम से आए होंगे, कहां से आए होंगे। उनको थोड़ी ना पता था कि बम से उड़ जाएंगे। और जिस टेररिस्ट ने अपने को बम से उड़ा लिया, किसके कहने पर उड़ाया? मैं आपके चैनल पे बोलना चाह रहा हूं, उस आदमी की जिम्मेदारी होती है जो उस जुर्म में शामिल होता है। हमारे देश में ताजिराते हिंद में एक दफा है 120B। 120B उसके लिए इस्तेमाल की जाती है जो जुर्म करता नहीं है, जुर्म करवाता है। उसमें चाहे कोई हो, चाहे हिंदू नेता हो, मुस्लिम नेता हो, पंडित हो, मौलाना हो, कोई पादरी हो, कुछ भी हो। यह कौन सी बात होती है सर? मैंने भी सारे नाम लिए। प्राची जी, आपसे एक शिकायत खाली रह गई। जी जी, एक शिकायत, बोले बोले। वो मेरी शिकायत दूर कीजिए। बिल्कुल सर, बोले। मैं कह रहा हूं ये देश का मामला है, हमारा आपका नहीं है। इसी देश में नन्हे नन्हे बच्चों के हाथ में कट्टा थमाकर, तलवारें थमाकर, सड़क पर निकलवाकर नारे लगवाए जाते हैं। उनको कौन रेडिकुलाइज कर रहा है? क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? कि खाली सिर्फ मुसलमानों का नाम, इसी को रेडिकुलाइज कहते हैं करना, कि मुसलमानों का नाम लेके बिल्कुल ऊंचे ऊंचे भाषण दीजिए, खूब नारे लगाइए, खूब अपराध दिखाइए, लेकिन जब अपना अपराधी सड़क पर निकलकर अपने बच्चे के हाथ में तलवार बंदूक थमाकर, कट्टा थमा के कत्ल कराए, तो उसके ऊपर शांत हो आसिम जाओ। वकार साहब, मुंह लटका के वोट रेडिकलाइजेशन सीखे किसी भी बैठ जाओ। फॉर्म में होता है वो गलत है। आप जो कह रहे हैं मैं भी बिल्कुल उसी पेज पर खड़ी हुई हूँ। बस मेरी शिकायत उन लोगों से है, जैसा अभी आपने आईना दिखाया ना, कि ये डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन को रेडिकलाइज करने वाला कौन मौलाना है। मेरी बस उन्हीं लोगों से शिकायत है जो ढकने लगते हैं। अभी जो मेरे पैनल में हो रहा था, बस मेरी उन लोगों से शिकायत है। रेडिकलाइज मैडम, किसी मैं भी कह तो रहा फॉर्म हूं में आपसे। होगा, कोई भी बच्चा होगा, नहीं, वो मैडम, हमारे मैं कह देश रहा के लिए हूं, खतरनाक है। वकार साहब, कौन लोग हैं जो सड़कों में भीड़ लेके निकलते हैं और नारे साजिद जी, लगाते आपको हैं? आईना उनको दिखाया आगे है रहने दीजिए। वकार साहब ने। मैं आईना दिखा रही थी तो वो आपको कम्युनल लग रहा उसका था। भी नाम लीजिए आप। ये तो आसिम वकार साहब ने दिखाया है। एक सवाल है वकार साहब से, एक वकार साहब से सवाल है मेरा। हाँ, पूछे ना, हेलो, पूछे। मेरा सवाल ये है, मैं ये पूछना चाहता हूं वकार भाई, जिस मौलाना ने इनको रेडिकलाइज किया है इस्लाम के खिलाफ काम करने पर, वो मौलाना कैसा हो सकता है? मौलाना तो हो ही नहीं सकता वो, जो इस्लाम के खिलाफ काम पर रेडिकलाइज नहीं हो सकता है। कहाँ है मौलाना? इसने इस्लाम के विरोध में, मौलाना नहीं मानता मैं तो, इसने इस्लाम की तालीमात के विरोध में लोगों को खड़ा कर दिया, वो मौलाना नहीं हो सकता, वो मौलाना नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि उसने किस मदरसा से शिक्षा आप ली। कह रहे थे ना कि मौलाना है,
आप कह रहे और थे कि जिन लोगों ने मौलाना है। हमारे हिंदू बच्चों को रेडिकुलाइज किया है, उनके हाथ में तलवार थमाई है, कट्टा थमाया है, उनको रेडिकुलाइज करने वाले लोग भी हिंदू नहीं हो सकते हैं। ये देश सबका है मैडम, मैं इस बारे में बिल्कुल इस तरह की बहस नहीं करता। ठीक ना है, ये आपका है ना मेरा, सबका है, ये हम सबको ये हम मिलकर सबका बचाना है। देश है, ये हम सबका देश इसकी है। बर्बादी इसमें में भी हम ही लोग शामिल होंगे। ये सबका देश है, ये सबका देश है, लेकिन सिर्फ ये कह देने भर से कि हम इनको हिंदू या हम इनको मुसलमान नहीं मानते, ना मेरी जिम्मेदारी कम होगी ना आपकी जिम्मेदारी खत्म होगी। ये कह देने से नहीं बात चलेगी ना कि हम नहीं मानते इसको मौलाना, या हम नहीं मानते इसको हिंदू, या हम नहीं मानते इसको मुसलमान। सोल्यूशन बताइए ना कि कैसे इन लोगों को ठीक किया जाएगा। जफर इस्लाम जी, यहां दरकार सोल्यूशन की है। अभी अंसार रजा साहब कुछ गंभीर सवाल पूछ रहे थे आपसे कि क्यों ना पूछें सवाल सरकार से हम। नहीं, सरकार को कटघरे में के पास इसका कोई जवाब नहीं। खड़ा करना और जफर भाई वो के पास कोई जवाब गलत होगा नहीं तो है, जफर भाई सरकार दे को भी नहीं कटघरे सकते में इस खड़ा बात का कीजिए, जवाब। लेकिन उस सरकार को भी अरे सुन तो लीजिए वकार भाई, सरकार हर वक्त अगर चस्त चौबंद हो और इस तरह के नापाक इरादे अगर आतंकी संगठन या उन किसी के इशारे पे करते हैं, रेडिकलाइज किए हुए बच्चे, तो उसको कहीं ना कहीं उसको जो है पकड़ने का काम या उसको नाकाम करने का काम यही सरकार करती है। और एक नहीं 11 बार ऐसे जो है बड़े इरादे से रेडिकलाइज हो के लोगों ने करने की कोशिश की और उसको पूरे तौर से हमारे इंटेलिजेंस की वजह से हम पकड़ पाए और उसको भंग कर पाए। लेकिन मैं कहता हूं कि देखिए, जो ये मौलाना, जो पाकिस्तान के मौलाना जिनके नाम बारे में अभी किसी ने नाम लिया कि वो कौन, दो मतलब वकार साहब ने नाम लिया, वो किस पाकिस्तान के हैं जिसके देखिए पहले प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम ही है जो शराब पीते थे, इस्लाम में नहीं है। वो जिन्ना सुअर खाते शराब पीते वही नहीं। आप देखिए वहां पर जो भी लोग हैं इसी तरह की मानसिकता के लोग, उन्होंने देश को तोड़ा और रेडिकलाइजेशन में बहुत आसानी, इसलिए कि इस्लाम है ही नहीं उनके नजर में, वो आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं। और इसीलिए जो इस्लाम के बारे में बार बार यहाँ जिक्र हो रहा है, वो दाढ़ी टोपी रख लिया उन लोगों ने, लेकिन इस्लाम कभी मैं एक follow सवाल नहीं आपसे किया। पूछना वरना चाह रही हूं, देखिए, जफर जी। आप जिन्ना को देखिए ना, आप शराब जफर जी, पीते थे बहुत मुसलमान, छोटा वो सवाल और एक बहुत इस्लामिक सीधा स्टेट सवाल ऑफ पूछूंगी, पाकिस्तान बनाते क्योंकि आप हैं, सरकार शराब की पीने वाले, जिम्मेदारी सुअर खाने वाले। अपनी सरकार का जीरो टॉलरेंस मुझे बताना, एक छोटा सा सवाल है, बस उसका जवाब दीजिएगा। 10 नवंबर को जिन भी लोगों ने दिल्ली के उस ब्लास्ट में अपनी जान गंवाई, जिम्मेदार कौन है? देखिए, आप इस बात को समझिए कि एक ऐसी सरकार जो इन पे सख्ती से निपट रही है, और आपने देखा भी अल-फलाह में क्या पहले हादसा हुआ, ऐसा तो नहीं, वहां पर हमने पहले पकड़ा और पूरे आप चैनल में, आप लोगों ने भी चैनल में दिखाया, इतना भारी तादाद में AK-47 और बारूद हासिल हुए, RDX हासिल हुए, उसके बावजूद वो काम किसने किया? फरीदाबाद से इस सरकार ने ही तो किया। फरीदाबाद से विस्फोटक पकड़ा गया, इनके नेक्सस का भंडाफोड़ हुआ, हमने अपनी सुरक्षा एजेंसियों की पीठ थपथपाई। लेकिन मैं सिर्फ इतना आपसे पूछ रही हूं कि जो लोग बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए दिल्ली में, जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन है जिम्मेदार? नहीं, देखिए, उसके लिए जिम्मेदार ये आतंकवादी मानसिकता के लोग, और इसीलिए उन पे सख्ती से निपटा जा रहा है कि इस देश में इस तरह के लोगों को, जो आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं, जो इस तरह के लोग, आतंकवादी कैसे आ गए देश की राजधानी दिल्ली तक? उनके लिए और ये हमारे देश की पहचान लाल किले तक पहुंच गए, मानसिकता के हमारे लोग बोल देश रहे की हैं, शान लाल किला तक पहुंच गए, और हम सिर्फ ये कहें कि जिम्मेदार आतंकवादी मानसिकता ऐसे नहीं होगा। जफर जी, उनको बेनकाब करना, सबकी जिम्मेदारी तय करनी होगी, यही सरकार का काम है, सरकार अपना काम जिम्मेदारी करे। तय करनी होगी। जफर जी, यहाँ हम जिम्मेदारी तय करने बैठे हैं, सोल्यूशन ढूंढने बैठे हैं, सिर्फ किसी एक को कोसने नहीं बैठे हैं। अंसार जी, पूछिए प्रश्न, फिर मैं सोल्यूशन ही तो ढूंढ, यही तो सरकार सोल्यूशन ढूंढ रही है। बोले अंसार जी, बोले। जफर साहब से सिर्फ मेरे एक सवाल है, सिर्फ एक सवाल है कि फरीदाबाद हरियाणा में आता है जहां आपकी सरकार है, दिल्ली जहां आपकी सरकार है, सेंट्रल जहां आपकी सरकार है, 3,500 किलो बारूद एक यूनिवर्सिटी में जमा हो गया जहां बीजेपी का शासन है, और आप कह रहे हैं देश सुरक्षित हाथों में है। वो आदमी वहां से चल के ब्लास्ट करने के लिए लाल किले तक आ गया, और आप सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कोई? बड़े कमाल की बात है। आप ये बताइए कि 2014 से लेकर के अब तक कितने ब्लास्ट हो चुके हैं इस मुल्क में, उसकी जिम्मेदारी किसकी है?
सरकार बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेगी। चेयरमैन साहब, ख्वाजा नहीं जफर भाई, संसार साहब, ऐसा मत कीजिए। नहीं, आप भी आंख बंद करके तो सुनिए, आप भी तो एक मिनट सुन लीजिए भाई, मैंने सुन लिया आपका सवाल। आप भी आंख बंद करके थोड़ी बैठे हैं, आप भी देख रहे हैं ये वो सरकार है जो इस ऐसी ताकतों के खिलाफ जमीन पर लड़ रही है हर तरह से। आप देखिए जिस तरह से हमने रेड नक्सलिज्म का खत्म कर दिया, उसी तरह से आतंकवादी ऑलमोस्ट खत्म हो गया, जो थोड़े बहुत बच्चे उसको भी खत्म कर दे, इसलिए कि हमारे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, हमारे नेक इरादे हैं। हम ये नहीं कि 26/11 के बाद वहां पर आप प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को फिल्म डायरेक्टर ले जाकर शूटिंग करवाइए। नेक इरादे से सिर्फ देश नहीं चला करते हैं ना, जिम्मेदारी सरकार को भी लेनी होगी और जिम्मेदार उन तमाम लोगों को लेनी होगी। सुनिए ना, जो भटकते युवाओं को सही राह पर नहीं ला पा रहे हैं, जिन पढ़े लिखे सफेद पोश लोगों के दिमाग में ये जितनी भी कट्टरपंथी है वो भर रहे हैं, ये सबको सोचना होगा। बहरहाल इतना ही वक्त था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।